सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है जूझ। तो बच्चों, जूझ जो पाठ है नाम से ही प्रकट हो रहा है ना। जूझना यानी संघर्ष करना। जीवन में हर व्यक्ति के साथ इस जीवन में संघर्ष है और हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो धैर्य, संयम, आत्मविश्वास के साथ जो संघर्ष करता है वो जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य या उस मंजिल तक वो किस तरह पहुंचता है, यह हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं जूझ। ध्यान दीजिए बच्चों, जूझ में ये लेखक के जीवन के उसके संघर्ष को है ना से अवगत कराया गया है। तो चलते हैं जूझ की ओर। लेखक आनंद यादव, ठीक है। तो आनंद यादव जो लेखक है उनके जीवन में क्या संघर्ष था, है ना, किस संघर्ष का सामना करते हुए वो आगे बढ़े, और तो उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को इस जूझ के माध्यम से, है ना, इस गद्य विधा के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा, ठीक है। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था, ठीक है, कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, ठीक है। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, ठीक है। बिठोबा आना की तरह धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें जो लेखक है, लेखक बता रहा है कि उसके जीवन में, है ना, जो संघर्ष था उस संघर्ष को बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था, बचपन की बात बता रहा है कि उसको पढ़ने की बहुत तड़प थी, है ना। वो तड़पता था कि उसको पढ़ने का अवसर मिले, ठीक है। लेकिन चूंकि उसके जो दादा थे, यानी उसके पिताजी, दादाजी का मतलब यहाँ पे पिताजी से है, वो उनसे पढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, वो बराबर खेती का कार्य कराना चाह रहे थे, ठीक है। और लेखक जानता था खेती ये जो है हमें सिर्फ गड्ढे में धकेल देगी, इससे हमें कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो उनके दादा के समय नहीं था, यानी मतलब परदादा के समय नहीं था, उनके पिताजी के समय नहीं रहा, है ना, और उनके समय भी नहीं रहेगा। वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख लेंगे, नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, यह उनकी सोच थी, यह उनका विचार था। लेकिन चूंकि पढ़ने के लिए, कहने के लिए वो अपने पिताजी यानी दादा से, है ना, कहना उनके लिए बड़ा ही दुर्लभ और संकट का विषय था, ठीक है। वो चाहते थे कि उनकी पढ़ने के लिए कोई उनके दादा के सामने, उनके पिताजी के सामने कोई उन्हें समझाए, कोई उन्हें कहे, ठीक है। यह उनका वो बता रहे हैं। अगले पैराग्राफ में क्या है, दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने पर कोल्हू चलाना होता। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही है, ठीक है। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है और भाव नीचे उतर आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए जाए गए।
गए। नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है? बाकी के किसान दूसरे ढंग के विचार करते हैं। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन तक खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ का जरा ज़्यादा निकलता है। ठीक है, देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिससे कारण से ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले चलता था। ठीक है, अब लेखक बता रहे हैं कि दिवाली बीत जाने के बाद, ठीक है, कोल्हू को चलाना पड़ता था। कोल्हू से गुड़ प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो जो लेखक हैं ये बता रहे हैं इनके दादा के सोच में ये था कि पहले जो है, ठीक है, पहले यदि कोल्हू चलता है तो चूँकि उस समय किसी के गुड़ नहीं आता है। ठीक है, उनको बाकी लोगों का कोल्हू बाद में चलता है। यदि हम पहले चला लिए तो हमें थोड़ा कमाई ज़्यादा हो जाती है। ये किसकी सोच थी? ये दादा की सोच थी। ठीक है, लेकिन जो और लोग थे, और किसान लोग थे, उनका सोचना ये था कि यदि कोल्हू हम बाद में चलाते हैं, यानी गन्ने की जो फसल है काफ़ी देर तक खेत में पड़ी रहती है, तो वह फसल क्या होती है, अच्छी तरह तैयार हो जाती है। उसके अंदर का जो पानी है वो थोड़ा नष्ट हो जाता है, ताकि फिर जो उसका गुड़ जो निकलता है वो गाढ़ा निकलता है। ठीक है, तो गाढ़े निकलने से अच्छी कमाई हो जाती है। तो यानी इनके पिताजी की और दूसरे लोगों के जो विचार है वो अलग अलग सोच के थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे काम में लग गए। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी की सोच थी कोल्हू को पहले चलाना। ठीक है, पहले से गुड़ तैयार करना ताकि अच्छा पैसा मिल जाए। तो उस अंदाज में इनके पिता के द्वारा कोल्हू चलाया जाता है और पहले ही इनका कोल्हू चलाया जाता है और इनकी जो फसल है वो मतलब गन्ने की फसल पूर्ण हो जाती है ना। तो यानी इनका गन्ने की फसल कटने के बाद, ठीक है, गुड़ प्राप्त करने के बाद इस कार्य से है ना परिपूर्ण मतलब इस कार्य का समापन हो जाता है ना। यानी इनकी फसल पूर्ण कट जाती है। अब नहीं, अब इनके लिए गुड़ या गन्ने का कार्य नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोच कर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छोड़ दी। ध्यान दीजिए, चूँकि जो लेखक है वह पढ़ना चाहता था। ठीक है, अब पढ़ना तो चाहता था, लेकिन ये बात उसे डर लगता था वह अपने दादा से कैसे कहे। ठीक है, किससे वो चाहता भी था उसके पिताजी को, उसके दादा को कोई ना कोई समझाए। लेकिन चूँकि एक दिन की बात बताई जा रही है, उस दिन वह लेखक और उसकी माँ, ठीक है, आनंद यादव लेखक और उसकी माँ दोनों लोग थे, है ना। और उस दिन उसकी माँ में क्या है, कंडे, तो लेखक की माँ क्या कर रही थी, कंडे थाप रही थी, है ना। और लेखक भी उन्हें भर भर कर पानी दे रहा था। बातें भी कुछ हो रही थी और उस समय लेखक उचित अवसर जान करके, उपयुक्त अवसर जान करके वह क्या करता है, यह बात, पढ़ाई की बात अपनी माँ से छेड़ दी, अर्थात अपनी माँ से कह दी। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, यह चित्र में देख रहे हैं, है ना, लेखक की माँ भी है और यहाँ लेखक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, माँ से कहने के बाद जब लेखक ने अपनी माँ से कहा तो माँ ने क्या कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर ही की तरह गुर्राता है। ठीक है, बरहेला एक तरह से आवारा सुअर भी कह सकते हैं। ठीक है, पागल सुअर जैसा। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ है। ठीक है, जंगली सुअर
है ना, किसके लिए, उसके पिता के लिए। यानी उसका स्वभाव, उसका व्यवहार ही ऐसा था उसके लेखक पिता का कि वह ना तो घर की ओर, ठीक है, किसी कार्य में, है ना, कार्य करना, ना कार्य में हाथ बटाना, आवारा पशुओं के बाद घूमना, ठीक है। और उसमें भी कुछ कह दिया जाए तो वो उल्टा गुर्राने की बात है ना, यानी बोलने के तरीके ही कुछ अलग थे। ध्यान दीजिए, गुर्रा करके तेज आवाज में, है ना, उल्टा उन्हीं लोगों को इन्हीं लोगों को डांट देता था, ठीक है। तो लेखक का जो दादा है तो वो कहते, मतलब लेखक की माँ कहती है, बता मैं तेरे पढ़ने की बात में कैसे कहूँ, क्योंकि तेरा जो पिता है वो बरहेले सुअर जैसा है, ठीक है, जंगली सुअर जैसा गुर्राता है। अब अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे, आज ही रात में उनके यहाँ चलेंगे, ठीक है, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वह दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। अब देखिए कौन कहता है, वह लेखक कहता है कि ये माँ, तू नहीं कह सकती है, ठीक है, लेकिन हम, मैं और तुम दोनों लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे, दत्ता राव जी के यहाँ। और दत्ता राव जी के यहाँ जाएंगे, दत्ता राव जी से अपनी बात कहेंगे तो दत्ता राव दादा को बुला करके, है ना, यानी पिता को बुला करके वो समझा देंगे, है, तुम और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। इस तरह लेखक अपनी माँ से दत्ता राव जी के यहाँ, है ना, पढ़ने की बात को लेकर के, पढ़ने की बात का जो विषय है उस मुद्दे को लेकर के कहने के लिए वो चर्चा करता है, ठीक है। और वही होता है, ये दोनों दत्ता राव जी के पास जाते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है चलेंगे, कौन कहता है, माँ कहती है, ठीक है बेटा तू कह रही है तो मैं चलूँगी, ठीक है। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो माँ थी अपने पति के स्वभाव के बारे में अच्छी तरीके से जानती थी। उसे मालूम है कि इतना कहने के बावजूद भी, है ना, कार्य बन नहीं पाएगा, तेरा पिता तुझे पढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो मुझे मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। किसको मालूम कह रही हो, लेखक की माँ, ठीक है। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई, है ना, कि ताकि इसका मन, है ना, उसके मन को रखने के लिए, लेखक के मन को रखने के लिए उदास न हो, दुखी ना हो, इस कारण से वह, है ना, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए वह दत्ता राव जी के पास चलने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। मेरी तड़पन वह समझती थी, और उसकी माँ, अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो समझती थी किस तरह से, है ना, जो लेखक है ना, किस तरह तड़प रहा है, किस तरह उसमें पढ़ने की लालसा है, उत्साह है, उसकी माँ को ये मालूम था, ठीक है। लेकिन दादा के आगे उसका दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था, लेकिन वो विवश थी, जानती तो थी कि बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन वह विवशता के कारण हिम्मत नहीं पड़ती थी उसके पिता से कहने के लिए। ध्यान दीजिएगा, रात को मैं और माँ दत्ता राव जी, है ना, दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। लेखक बता रहा है कि रात्रि को उसकी माँ और वह दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव को सब कुछ कह दिया, है ना, एक किनारे दीवार के पास बैठ कर के माँ ने क्या किया, पूरी कहानी, है ना, दत्ता जी राव से बता दी। बेटे की पढ़ने की, पिता के आवारा गुलछर्रा उड़ाने की जो बात है, ये सब उसकी माँ ने कह दिया। ध्यान दीजिए, वे भी इस बात में सहमत हो गए, और माँ ने भी यह बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, ठीक है। किसके पास, रखमाबाई के पास, यानी घर में भी नहीं रहता है, घर का कार्य भी नहीं करता है, और रखमाबाई कोई किसी नाम की कोई है ना, उसके यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो इस तरह उस
है ना, उसके दादा की शिकायत उसकी माँ ने दत्ता राव से कह दी। ठीक है। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़कर बोले, आने दो, अब मैं उसे सुनाता हूँ। ठीक है कि अच्छी तरह देखा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब उसकी माँ ने पूरा वृत्तांत उसके दादा, लेखक के दादा के बारे में बताया, कोई घूमता रहता है, न घर का कार्य न खेती का कार्य। ठीक है, ज़्यादा रखवाबाई के यहाँ बैठ के पूरा समय व्यतीत करता है। ध्यान दीजिए। और उस दौरान वह ये भी बताया, उसकी माँ ने यह भी कहा कि जानबूझ करके बेटे को खेती के कार्य में लगा रहा है ताकि वह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए आराम से घूम सके। ठीक है, इस कारण से वह जो है तो बराबर बेटे को खेती के कार्य में लगा रहा। दत्ता राव जी ने पूरे वृत्तांत को सुनने के बाद उन्होंने कहा भी कि आने दो उसे, अब मैं उसे बताता हूँ। ठीक है, उड़ते उड़ते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में पाँचवीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो चुका है। देखिए, यहाँ पर लेखक कहता है कि जो है दत्ता राव जी से, यानी माँ ने तो कहा ही, लेखक भी अंत में कहता है कि अभी जो है 5वीं कक्षा में हूँ। ठीक है, जनवरी का माह चल रहा है, लेकिन फिर भी 1-2 महीने का जो समय है, उस महीने में अच्छी तरह की तैयारी करने के बाद मैं अच्छी तरह से तैयारी कर लूँगा और पास भी हो जाऊँगा, है ना। मेरा पहले भी 1 वर्ष जो है पूरा खराब चला गया है ना, व्यर्थ में निकल गया है। तो आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। ठीक है, देखिए दत्ता राव जी कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों की बात मैंने सुन ली है। ठीक है, अब तुम दोनों को क्या करना, तुम दोनों घर जाओ, उसको मेरे पास भेज देना। ठीक है, और तुम दोनों भी, है ना, मतलब उस छोरे को, यानी लड़के को जो लेखक है, और कुछ ही बात तू भी आ जाना। ठीक है जी, कहकर हम खड़े हो गए। उड़ते उड़ते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर की ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना। ठीक है, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग सब्जी देने आई थी, वह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी उनसे ये ना बताइएगा, दादा से, कि ये दोनों आए थे, तुम्हारे बारे में ऐसा सब बता रहे थे, नहीं तो हम दोनों खैर नहीं है। यानी बहुत डर लग रहा था दादा से कि, है ना, हो मारता पीटता भी रहता होगा। ठीक है, पिटाई करता रहोगा इन सब की, तो इस कारण से इनको भी यह डर था। तो इन लोग ये भी कहते, आप ये ना बताइए कि हम दोनों यहाँ आए थे और हम दोनों ये कहा, लेकिन हाँ ये कह देंगे कि माँ साग सब्जी देने गई थी, आपसे मुलाकात हुई है, तो आप उनसे मिलने के लिए बुलाए हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने हो तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। दत्ता राव जी कहते हैं लेखक से कि ठीक है, लेकिन तू आ जाना उस दौरान किसी न किसी बहाने,
तू भी, और तुझसे जो भी मैं पूछूंगा, जो भी मैं तुझसे कहूँगा, उस प्रश्न का उत्तर तुम देना, है ना। डरना नहीं, निडर होकर तुम बताना, ठीक है। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया, ठीक है। 1 घंटा रात बीत बीत 1 घंटा रात बीते दादा घर आया, मैं घर में ही था, ठीक है। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग सब्जी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, ठीक है। ये किसने कहा? माँ ने कहा। यानी लेखक बता रहा है 1 घंटे बाद उसका दादा जो था, ठीक है, वह आता है, ठीक है। और जैसे वो आता है उसकी माँ ने यह कहा कि अभी हम देसाई साहब के यहाँ सब्जी, है ना, बेचने गई थी तो उनसे मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि, है ना, आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप बड़े दिन हैं, तो जैसे ही आप आएंगे इधर तो उनको भेज देना। ये दत्ता राव यानी देसाई जी ने कहा था, ठीक है। तो लेखक की माँ ने, ठीक है, उसके पिता को यह संदेशा दिया, ठीक है। कुछ काम वाम था? दत्ता ने अधीरता से बोला। कौन? दत्ता ने बोला, क्या कुछ काम वाम था? देसाई साहब ने बुलाया है, ठीक है। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेंक ले। गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। देखिए यहाँ पर गड़पा किसका नाम था? उसी का नाम था। कौन? वो जो लेखक है, जो है ना, जो छात्र है बचपन का, जो पात्र है ना, जो पढ़ना चाहता है, उसका नाम क्या था? गड़पा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है उसका पिता कि गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना, यानी खेत में, है ना। उसका जो पिता था स्वयं घूमता था आवारा पशु की तरह, खेतों का कार्य भी नहीं करता था और लड़के से ही ज़्यादा से ज़्यादा करवाता था। और उसने कहा भी गड़पा आया तो उसे खेतों की तरह भेज देना। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात है। यानी उसके दादा की दृष्टि में देसाई साहब एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी बातों को सुनना, उनके कथन को मानना दादा के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, है ना। क्योंकि दत्ता जी राव उसकी दृष्टि में एक स्वाभिमानी पुरुष थे, सम्मानी व्यक्ति थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जी मैंने बुलाया है, ठीक है। जी मैंने बुलाया है मतलब बच्चों भोजन के लिए, है ना, खाना बन गया है, भोजन के लिए माँ ने बुलाया है, ठीक है। तो आधे घंटे बाद तू भी जाना। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बड़े बुलावा तक दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जी मैंने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। कौन करा? लेखक कर रहा, ध्यान दीजिएगा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? ठीक है, दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, ठीक है, बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा प्लान एक योजना थी, है ना, यानी माँ बेटा दत्ता जी राव इन तीनों के बीच, ठीक है, दादा के खिलाफ एक योजना थी, है ना, उस कथन को कहने के लिए, बात बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही लेखक का पिता है ना, जब वो है दत्ता जी राव के यहाँ आ जाता है, ठीक आधे घंटे बाद उसकी माँ ने लेखक को भेज दिया कि जा जिमने के माध्यम से भोजन यानी खाना खाने के माध्यम के लिए बुलाने के लिए, है ना, एक, है ना, मतलब कहना चाहिए, मतलब कि खाना खाने के लिए बुलाने के कह करके तू चले जा, है ना। जैसे ही लेखक जाता है
दत्ताजी राव पूछते हैं, अरे क्यों आया अरे छोरे, है ना, अभी क्यों आया है? क्योंकि अभी तो तेरे दादा आया है। तो उसने बताया कि खाना दादा नहीं खाया है, खाना खिलाने के बुलाने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है, इतना कहता है। लेकिन दत्ताजी राव जी भी कहते, बैठ अभी थोड़ी देर, है ना, अभी अभी आया है, तू भी बैठ। और इस तरह वह मुझसे पूछने लगते हैं और पढ़ाई की बात करते करते पूछने लगते हैं कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। वह बताता है 5वीं में, लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ, है ना। दत्ताजी राव बोले, क्यों नहीं पढ़ता है? उन्होंने कहा कि लेखक ने कहा कि वो दादा पढ़ने नहीं जाने देता है, ठीक है, वह खेतों में कोई कार्य करने के लिए नहीं है, तो खेतों में पानी लगाने जाता। इस तरह कह करके अपनी योजना के अनुसार, है ना, सारी योजना को सफल करते हुए इस तरह चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है ना। जब दत्ताजी राव जी कहते क्यों पढ़ाई छोड़ दिया है, तो क्या कहता है बालक, दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए। अब वो कहते क्यों? रत्नप्पा। रत्नप्पा कौन है? लेखक का पिता, ठीक है, जो आवारा सुअर की भांति घूमता था, जो जिसके, है ना, जिसके घर में काफ़ी दबाव था, उसकी मतलब लेखक, उसकी माँ, कोई उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ बोल नहीं सकते। फिर तू क्या करता है सरकार? फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया, है ना, दादा से, है ना, रत्नप्पा, कि तू, तेरा बेटा पानी लगाने खेत में जाता है, ठीक है, लेकिन तू क्या करता है? दिन भर घूमता रहता है, क्या करता है, ठीक है। सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, ठीक है। दादा ने बताया जैसा भी है, और दत्ता राव ने उसे बहुत डांटा फटकारा, है ना। इस तरह जो है सुनना, दत्ता जी की जो बात है दादा को माननी पड़ी और सुननी पड़ी। ध्यान दीजिए। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत की, ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ ध्यान दीजिए, देसाई खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों के काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले अषाढ़ की तरह घूमता रहता है, अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है, वह सब उन्होंने सुनाया, है ना। यानी दत्ताजी राव ने बहुत डांटा फटकारा उसको कि तू तो ना घर का परिवार का ध्यान ही रखता है, ठीक है, इधर उधर आवारा पशुओं की बात तो घूमता रहता है, ठीक है। बेटा जहाँ पढ़ना चाहिए उसे पढ़ाता नहीं है, बल्कि खेतों में तू रखकर उससे कार्य कराता है खेतों, ठीक है। इस तरह दत्ताजी राव ने दादा को खूब डांटा और खूब फटकारा, खूब क्रोध किया दादा पर, ठीक है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी, हाँ, पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी तरह इस साल, है ना, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तुम्हें, है ना, तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। ध्यान दीजिए। दत्ताजी राव ने कहा बेटे से कि अब तो खेतों पर कार्य करने नहीं जाएगा, तो पढ़ाई करने जाएगा। और उसके पिता को भी कहा कि तू, है ना, जो फीस है उस फीस को जमा कर, इस बेटे की जो कक्षा है इस वर्ष पूर्ण हो जाए, साल बेकार ना जाए, ठीक है। इस तरह दत्ताजी राव ने उसके दादा की खूब खिंचाई की, है ना, खूब से डांटा फटकारा, है ना। और उन्होंने यह भी कहा, यदि ये फीस नहीं देता है तो उसको पढ़ाता नहीं है, तू मेरे पास रह, यहीं रह, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, ठीक है।
इस तरह दत्ताजी राव कह करके उसके पिता को बहुत डांटते फटकारते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आज का जो पाठ है आज यहीं से समाप्त करता हूँ। इसके बाद इस पाठ का अगला भाग दूसरे कलाम से इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।